नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। नौकर ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही इस नौकर को रखा गया था। अब एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। लाखों की गोल्ड ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए चोरी करके ये नौकर भाग गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या जानकारी? बड़ी वारदात चोरी की हुई है। जयपुर इन दिनों घरेलू नौकरों के निशाने पर है और पिछले 1 महीने में ये तीसरी बड़ी वारदात है। पहली वारदात डॉक्टर इकबाल भारती के हुई थी, जिनके डकैती नौकरों ने डाली और उसमें इकबाल भारती की मौत भी हो चुकी। दूसरी वारदात वैशाली नगर इलाके में रजनीकांत मार्बल कारोबार की यहाँ पर हुई और तीसरी वारदात आज श्यामनगर इलाके में जनपद पर रहने वाले जुगल किशोर शर्मा के घर में हुई, जहाँ पे धनतेरस के दिन उन्होंने एक नौकर को अपने यहाँ पे काम काज के लिए रखा था। विष्णु नाम का ये नौकर आज मौका पाकर के घर से करीब आधा किलो सोने के जेवरात, करीब चांदी के बर्तन और करीब 1.5 लाख रुपए के जो नकदी थी वो लेकर के भाग निकला। सबसे बड़ी बात, जुगल किशोर शर्मा का परिवार आज भाई दूज के दिन अपनी बहन के जगतपुरा में गया था और वहां से जब करीब 5 घंटे बाद वो अपने घर लौटे तो घरेलू नौकर गायब मिला और घरेलू नौकर के साथ साथ घर में। लेकिन क्या इस नौकर को बिना किसी वेरिफिकेशन के इसकी पुलिस में आधार पुष्टि सूचना दिए बिना इसको रखा गया था? अगर ऐसा किया गया तो ये शख्स जो जुगल किशोर है इसकी भी कहीं न कहीं लापरवाही है। जी बिल्कुल, जुगल किशोर ने बिना किसी वेरिफिकेशन के, किसी सत्यापन के बिना रखा था। बताया जा रहा है कि विष्णु नाम का यह शख्स धनतेरस के दिन उनके घर पर पहुंचा और उसने खुद को बताया कि वो पड़ोस के एक डॉक्टर के यहाँ पे काम करता था। डॉक्टर ने उनको काम से निकाल दिया है, ऐसे में वो बिना पैसे के आपके यहाँ पे काम कर लेगा। तो इस चक्कर में आकर के, झांसे में आकर के विष्णु को उन्होंने नौकरी पर रखा और आज यानी 5वें दिन जिस दिन काम बताइए, लालच भारी पड़ गया कि बिना पैसे के नौकर काम कर लेगा, जबकि पुलिस ने पूरी तरह से गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जब भी आप नौकर को रखें उसका वेरिफिकेशन करें, पुलिस को इसकी सूचना दें। लेकिन कहीं न कहीं शहरवासी ये गलती कर रहे हैं विष्णु, और उसका खामियाजा यहाँ पर लगातार एक के बाद एक घरेलू नौकर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, लूट को अंजाम दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, लगातार जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी कई बार ये मैसेज निकाल चुके हैं ये कि आप जिस भी किराएदार को रखते हो उसका सत्यापन पहले कराएं, पुलिस को सूचना दें, उसकी जानकारी पूरी रखें। लेकिन एक बार वापस से बड़ी वारदात सामने आई है जिसमें शख्स को बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी, केवल उसके झांसे में आकर के वो बिना पैसे के आपके यहाँ पे काम कर लेगा और इस चक्कर में आगे परिवार ने उसको विश्वास किया, अपने पीजी हॉस्टल में उसको रखा कामकाज के लिए। और जब दीपावली के दिन इस शख्स ने, यानी घरेलू नौकर ने, घर की महिलाओं को दीपावली के दिन गहने पहने हुए देखा तो उसके मन में लालच जाग गया और आज जब भाई दूज के ऊपर परिवार अपने बहन के यहाँ पे खाना खाने के लिए गया था तो पीछे से मौका पाकर अलमारी के ताले तोड़ करके बदमाश जो था घरेलू सोने चांदी की जेवरात, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या कोई फुटेज सामने आया है इस नौकर का हुलिया, इसे लेकर के कोई जानकारी पुलिस की तरफ से अभी तक मिल पाई है? देखिए, जनपद में रहने वाले जुगल किशोर शर्मा के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसपे एक शख्स जो है, जो घरेलू नौकर है, वो भागते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये कैमरा काफी दूरी पर है, ऐसे में इसका चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा साफ नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस आसपास के और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि विष्णु की पहचान हो सके और जल्द से जल्द उसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद उसको पकड़ा जा सके। तो फिलहाल नौकर की शिनाख्त होना भी बाकी है, क्योंकि कोई भी इसको आधार पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में इस वारदात को खोलने में पुलिस को काफी जोर आएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को आगाह किया गया कि जब भी आप अपने घर पर कोई नौकर रखें अनजान को, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो पुलिस को इसकी सूचना दें, उनके बारे में जानकारी रखें और वेरिफिकेशन करने के बाद ही अपने घर पर किसी को नौकर रखें। लेकिन लगातार ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। अब जयपुर में लालच ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया और मालिक ने पहले लालच किया कि नौकर यहां पर फ्री में काम कर लेगा, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया और 2 दिन में ही इस नौकर ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी से फुटेज के तौर पर मिली है, जिसको लेकर के पुलिस अब और भी जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही ये आरोपी नौकर सलाखों के पीछे होगा। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर इसे गर्भवती करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची 5 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने ट्रांसलेटर की मदद से पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें 3 से 4 मूक बधिरों के ही आरोपी होने की बात अब सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। तो दरअसल ये बच्ची जब गर्भवती हुई तब खुलासा हुआ। इसके बाद बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने जब ट्रांसलेटर्स को बुलाकर के बच्चे के बयान लिए तब ये सामने आया कि आखिरकार मूक बधिर के साथ किसी अन्य मूक बधिर आरोपी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उस वार्तालाप में हमको ये जानकारी मिली कि उस बच्ची के साथ में 3 मूक बधिर बच्चों ने किया। एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने इसको डराया धमकाया और तीनों और चौथा भी उसके साथ शामिल था कपड़े अवस्थ करने में। पुलिस थाना हिरन मगरी पे बच्ची है, तो उसकी उम्र 22 वर्ष है। इसकी मां ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी बेटी को सफदर गृह में रखा गया था, वहाँ मेडिकल करवाया गया तो पता लगा कि उसके 5 माह का गर्भ है। वो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी के साथ में किसी ने बेला फुसलाकर बलात्कार किया है, जिस पे प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। आज इस बीमारी का मेडिकल करवाया, DNA टेस्ट करवाया और 161 CRPC के बयान किए गए। तो चलिए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 2 मासूमों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्टाफ की गलती को माना और मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। आला अधिकारियों के मुताबिक बॉडी वार्मर मशीन में सेंसर लगे होते हैं जो बच्चे के तापमान को नापते हैं। सेंसर हट गया होगा जिससे यह घटना हो सकती है। ज्वाइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। पूर्व वार्मर में 2 बच्चे रखे हुए थे, रात का समय था और दोनों बच्चे बुरी तरह झुलस चुके थे और एक बालिका की उस टाइम मृत्यु हो चुकी थी और एक बच्चे ने आज दम तोड़ा है। इसको देखते हुए परिजनों ने और समाजजनों ने प्रदर्शन किया और आज ज्वाइंट डायरेक्टर इंद्रजीत जी जो अजमेर जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चिकित्सा विभाग के, औचक निरीक्षण के लिए मातृ शिशु विभाग महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है मातृ शिशु विभाग की। ऐसा है कि जिस तरह से अभी मेरा निरीक्षण हुआ है और निरीक्षण करने के बाद हमारे यहाँ SNCU और जो नए वार्ड बने हैं न्यूबॉर्न केयर यूनिट जिसको हम नीकू भी बोलते हैं, मैंने एक बेड पर जाकर निरीक्षण किया है और जहाँ तक देखा जाए जो प्राइमरी निकल कर बात आई है कि बच्चे डेड एनवायरमेंट झुलसे, वो प्राइमरी जो जांच हुई है या हम मोटा रूप से कहें तो वो ये है कि नर्सिंग स्टाफ की इसमें लापरवाही नजर आई है। सर, इस कमेटी की डेडलाइन क्या सर, कब रिपोर्ट सामने आएगी और इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? उसी के लिए भी हमने एक बेड पर जगह के देखा है। हमारा यहाँ जो अंदर रेडिएंट वार्मर है, हर रेडिएंट वार्मर को अलग से एक टेम्परेचर सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट दिया होता है। हमारा अंदर पूरे SNCU में जितनी भी हमारी पावर सप्लाई जा रही है वो एक स्टेबलाइजर के थ्रू जाती है। 2-3 आरोप और लगे हैं कि जब लेबर रूम में बच्चा होता है तो जो नर्सेज होती हैं वो पैसे मांगती है। और सर, इसमें एक मामला और आया कि बच्चे जब वार्मर में थे तो जो स्टाफ था वो गेम खेल रहा था मोबाइल पे। सर, अब वो जांच में निकल कर आएगा और ऐसा जांच में पाया जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और हम PMO साहब को भी कहेंगे कि यहाँ पर हमारे सारे बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, उन बच्चों में कोई इम्यूनिटी नहीं होती। हम PMO साहब को भी कहकर ऐसा स्टाफ अंदर लगाए जो अपने बच्चे समझकर उनको ट्रीट करें। हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं स्टाफ की इसमें खामी सामने आ रही है और जांच बैठा दी गई है, जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी और वहीं जो अंदर जो स्टाफ है अब ट्रेंड स्टाफ को लगाया जाएगा ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाक्रम ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सनाडा के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है दूदू से, जहां पर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद कस्बे में तनाव की जानकारी भी मिल रही है। वहीं जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की तरफ से जाब्ता तैनात किया गया। थाना परिसर में भी लोग पहुंचे और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन का दौर चला। मौजमाबाद कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नाम का व्यक्ति अपना ट्रक लेके आ रहा था, रास्ते में
प्रधान गुजर और उसके साथ में एक व्यक्ति और था, रोड पर साइड में अपनी मोटरसाइकिल से खड़े हुए थे। उसने रास्ता देने की मांग को लेकर उसने हॉर्न वगैरह बजाया, जब मोटरसाइकिल रास्ते से नहीं हटी। मोटरसाइकिल चालक का ये कहना है कि मैं साइड में ही था, लेकिन उसको लगा कि रास्ता अवरुद्ध किया हुआ है, तो दोनों की आपस में कहासुनी हुई। दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई। मारपीट होने पर एक पक्ष, दोनों ही पक्षों के लोगों ने अलग अलग समय पर अपने कुछ और जानकार लोगों को बुलाया। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राइवेट अस्पतालों पर जमकर निशाना साधा और उन पर लूट मचाने के आरोप लगाए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स की बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, उन्हें लूट मचाने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए थे, उसका भी प्राइवेट वालों ने विरोध किया। दूसरे राज्य के मरीज का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज करना क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती? उसमें इन्हें क्या तकलीफ हो रही है, उसका ही प्राइवेट वाले विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल वालों को समझना चाहिए कि वे मानवीय दृष्टिकोण रखें। इतना पैसा कमाते हैं, कुछ तो उन्हें सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने इसे बिजनेस बना रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने, तो देखना पड़ेगा उनके कितने खर्चे आ रहे, कितना उनकी फीस लेते हैं मेडिकल कॉलेज वाले। आप डॉक्टरों के बेटे बेटी जाते तो पीठ मांग लेते हैं वो लोग, मेरे जाते एमडी और मांग करते हैं। आप क्या क्या होता है पीजी वगैरह, उसमें आपके क्या 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है कि ये तो कॉमर्शियल धंधा हो गया आपका। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रही है, यूनिवर्सिटी बना लेते वो लोग। तो वहीं इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी अस्पतालों में गंदगी और जर्जर अस्पताल भवनों को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं खुद जब एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ था और जिस वार्ड में मुझे रखा गया, मुझे अस्पताल की हालत देखकर बड़ी शर्म आई और ऐसे में आम मरीजों पर आखिर क्या बीतती होगी, कितनी गंदगी थी वहां, मैं देख करके आया। उस समय मैंने हालात सुधारने के लिए कहा था। फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, और फिर वहां पर अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम पे जा सकता आदमी, बताइए क्या बीतती है मरीज पर बेचारे पे। मैं तो देखता रहेगा वहां पर। मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़ गया एसएमएस का भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बारां जिले में आरएसएस के जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। कोटा में एक बदमाश ने चोरी करते वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया और फिर फरार हो गया। बदमाश मौके पर अपनी बाइक छोड़ गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र से 2 दिन से लापता विवाहिता का शव कोलायत के कपिल सरोवर में मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रॉपर्टी के लिए जहर देकर मारने का आरोप लगाया। दीपावली के बाद उदयपुर के पर्यटन स्थल पूरी तरह से गुलजार हैं, तो वहीं पर्यटन व्यवसाय भी फलता फूलता नजर आ रहा है। शहर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की खासी संख्या देखी जा रही है। डूंगरपुर जिले में गोवर्धन पूजा के मौके पर छापी गांव में गाय दौड़ किया गया। पशुपालकों ने अपने अपने मवेशियों को रंग बिरंगे कलर और कतरानों से सजाया। अलवर में एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शहर के एनएबी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। रामदास मिशन द्वारा निकाली जा रही राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंची। इस रथ यात्रा का राजनगर के सेवाली चौराहे से लेकर रूनप चौर रावली पाटिया तक स्वागत किया गया। जोधपुर जिले के ओसिया तहसील में स्थित श्री सच्ची आई माता जी मंदिर परिसर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां लगे पर्दों और टेंट तक ये आग फैल गई।
आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात राजभवन में हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर आखिरी सांस गिन रही है और ये सरकार कभी भी जा सकती है। जनता की निगाह में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 महिला सफाई कर्मी घायल हो गई, जिन्हें राजकीय बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी 110 साल पहले अंग्रेजी फौज के हमले में शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम इस रैली के जरिए राजस्थान, गुजरात और एमपी के आदिवासी मतदाताओं को संदेश देंगे। रिपोर्ट देखिए। मानगढ़ धाम पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई इलाका नहीं, बल्कि सैकड़ों आदिवासियों का शहीदी स्थल है, जिसके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। मानगढ़ रैली से आदिवासियों को संदेश। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। इतिहास के पन्नों ने जिनके साथ नाइंसाफी की, अब उस गौरव और पराक्रम की गाथा में नया अध्याय जोड़कर उसे चिरस्थायी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे, ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। मानगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ गुजरात तो दूसरी ओर एमपी है। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। माना जा रहा है कि मानगढ़ दौरे में पीएम 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इस दौरे को आदिवासियों के सम्मान से जोड़ती है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन चीजों का आकलन राजनीतिक चश्मे से होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच में एक बड़े लंबे अरसे से और बहुत व्यवस्थित काम किया है। और इसलिए जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी है। मानगढ़ में इसी जगह पर 1913 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। अंधाधुंध फायरिंग में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। हालांकि इन वीरों को इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब पीएम आ रहे हैं तो अब सियासी निगाह से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के राजनीतिक मायने को लेकर भी अटकलें हैं। राजस्थान में 95 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है, तो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित है, वही 3 सीट लोकसभा में भी रिजर्व है। बात गुजरात की करें तो यहाँ 16% आदिवासी आबादी है। गुजरात विधानसभा में 26 सीट जबकि लोकसभा की 4 सीट रिजर्व है। वहीं एमपी में विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मानगढ़ में पीएम मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा संदेश देंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है और इस रैली में तीनों ही राज्यों के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल सकता है। मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई, इसलिए उस जगह पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी बात है। बहरहाल आदिवासियों के निर्णायक वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल 3 राज्यों की सरकार का नहीं बल्कि आदिवासियों में बीजेपी की आस्था का भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद है कि इसे न केवल राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, बल्कि इतिहास भी इसके साथ इंसाफ करेगा और आदिवासियों का बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो अब कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद जिले का दौरा किया। यहां पर भीम उपखंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता सतीश पूनिया ने दिलवाई। मीडिया से बातचीत करने के दौरान सतीश पूनिया ने सरकार पर तीखा हमला बोला और 2023 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। 80 से 90 विधायकों के इस्तीफे का दावा किया गया। स्पीकर के यहाँ गए, विधिवत रूप से, वैधानिक रूप से एक एक विधायक ने इस्तीफा दिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है? इसका जवाब स्पीकर महोदय के पास भी नहीं था। हम गए, 3 हफ्ते हुए हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन या तो कांग्रेस के विधायकों के, मंत्रियों के इस्तीफे पाखंड है या जनता को मूर्ख बनाने का उन्होंने गोरख धंधा शुरू किया है। इसके बारे में ये स्पष्ट कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, आलाकमान को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और स्पीकर महोदय को भी संज्ञान लेकर राजस्थान की जनता का भ्रम दूर करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को भविष्य में चेहरा बनाने के लिए पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लेकर आई है, मगर राहुल नए अवतार में भी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, आलाकमान नाम की चीज पार्टी में खत्म हो गई है। दिल्ली आलाकमान अपने आप को पंगु होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान के जादूगर ने खड़गे साहब पर्यवेक्षक बन के आए थे और पर्यवेक्षक बेरिंग लोड जाए, उसके बावजूद भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करे। इसका मतलब और अर्थ यही है कि अब गांधी परिवार को और आलाकमान को स्टेट के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी से कांग्रेस बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न नेता कांग्रेस के पास एक ही है। तो वहीं बीजेपी ने मदरसों के आधुनिकीकरण की गहलोत सरकार की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अच्छा होता सरकार मदरसों के साथ साथ संस्कृत स्कूलों के भी सुध लेती। मदरसों को आधुनिक कक्षा के रूप में परिवर्तित करना, उनको आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का काम करने की वो बात करें, पर अच्छा रहता कि मदरसों के साथ साथ संस्कृत शिक्षा, जो हमारी तृतीय भाषा के रूप में अनिवार्य शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में पहले पढ़ाई जाती थी, धीरे धीरे संस्कृत शिक्षा के प्रति सरकार का काम है वो कम हुआ है, उसके पर भी चिंता करती। और संस्कृत जो हमारे एक तरह से विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, उसके संवर्धन के लिए भी सरकार कुछ सोचती तो ज्यादा उचित होगा। तो वहीं सीकर के फतेहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पीसीसी चीफ ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया है, अगर हिम्मत है तो बीजेपी भी इस तरह से अपना अध्यक्ष चुने। केंद्र सरकार केवल आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर साथ ही साथ मंत्री शाले मोहम्मद ने भी गहलोत सरकार के फैसलों को जनता के बीच रखा। का बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ पर जो डिमांडें हैं उनको सबको 100% पूरी की जाएंगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली का पैसा कम करने की बात हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम में आपके यहाँ के विधायक हाकम अली खान साहब कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। जो हमारी बजट घोषणा थी, बजट घोषणा के तहत 500 प्रदेश के मदरसों को स्मार्ट क्लासरूम और तमाम कंप्यूटर, इंटरनेट सब चीज़ें मिली। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम मदरसों में शिक्षा की स्थिति को, तालीम की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, आज लगभग 2 लाख बच्चे राजस्थान के मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।